जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, जिसको हम ज्ञान मुद्रा वाली जो किताब है उससे देख रहे थे। और इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक हम 14 चैप्टर तक देख लिया था। आज हम देखेंगे उसके आगे अपना अगला चैप्टर 15 वन आपदाओं की चुनौतियों और रोकथाम के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, चैलेंजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर्स। मानव ने कई वन संसाधनों का उपयोग कई रूपों में किया है तथा इसके साथ सामंजस्य भी कई रूपों में स्थापित किया गया है। वन आच्छादित क्षेत्र वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखते हैं, जिससे अधिक वर्षा की संभावना बनी रहती है। ये भी महत्वपूर्ण है। वनों का प्रयोग केवल लकड़ी या ईंधन या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके कई भौगोलिक महत्व भी हैं। वन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं, और जो भूमि का क्षरण होता है, कटाव होता है, उसको भी रोकते हैं। भूसतही जल को रोककर उन्हें स्वच्छ कर भूमिगत जल भेजते हैं तथा जमीन की नमी को भी बनाए रखते हैं। अनेक पशु पक्षी जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल होते हैं। शेर जैसे वन्य जीव को आश्रय देकर पर्यावरण संतुलन की भूमिका निर्वाह करने में भी सहायक होते हैं। वनों में औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे अनेक अस्वस्थ लोगों का भी उपचार संभव है। जल चक्र वायु चक्र में भी ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मनोरंजन स्थल के रूप में भी इन्हें विकसित किया आय का साधन बनाया जा सकता है। गोंद, लाख, कत्था, शहद, रबड़, मोम और अन्य कई सारे जो वन उपज हैं वो भी हमें इन्हीं वनों से प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के कुटीर उद्योगों का कच्चा माल भी मिलता है, जैसे बेंत का फर्नीचर, खिलौने इत्यादि। वन भूमि की जो उर्वरकता है उसको बढ़ाते हैं। वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियां आदि सड़ गल मिट्टी में मिल जाती हैं। इससे मिट्टी को क्या मिलता है? जीवाश्म की प्राप्ति होती है। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को भी रोकते हैं। घनी वृक्षावली कई प्रकार की विषैली गैसों का अवशोषण करती है। वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण लाभ थे जो हमें वनों से प्राप्त होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं वन आपदाओं की चुनौतियाँ और कारण के बारे में। वर्तमान में मानव और प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे मृदा अपरदन में वृद्धि, बाढ़ों की आवृत्ति में विस्तार, वर्षा में कमी, सूखे घटनाओं में वृद्धि, जंतुओं की कई जातियों का विलोपन इत्यादि। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम 1/3 भाग 1/3 जो एरिया है उस पर जो वनावरण होना चाहिए, परंतु इस पारिस्थितिकी नियम का प्रत्येक देश में उल्लंघन किया जा रहा है। अभी इंडिया भी 1/3 एरिया पर वनारोपण करने की दिशा में अग्रसर है। अभी टोटल इंडिया के पास कितना है? 24.62% एरिया पे आपका वन है। तो जो वन है उनके विनाश का प्रमुख कारण कुछ है, उनको हम देख लेते हैं। पहला है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपको अनाज की अधिक आवश्यकता हो रही है। उसकी वजह से जो कई सारी जो वन भूमियाँ हैं उनको अब हम कृषि भूमि में परिवर्तित कर दे रहे हैं। मुख्य रूप से जो विकासशील देश हैं उसमें मानव जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और यह आवश्यक हो गया है कि वनों के विस्तृत क्षेत्रों का साफ करके उस पर कृषि की जाए, ताकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भरा जा सके। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में स्थित कई विकासशील देशों में जनसंख्या में अपार वृद्धि होने के कारण कृषि क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए वन क्षेत्रों के एक बड़े भाग का सफाई किया जा चुका है। भारत भी वन विनाश की दौड़ में पीछे नहीं है। नेक्स्ट अगला जो है कारण, ये आपकी झूम खेती। वनोन्मूलन का एक कारण झूम खेती भी रहा है। इसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तेजी से विनाश हो रहा है। झूम खेती में किसी क्षेत्र विशेष की समस्त वनस्पति को जला दी जाती है, और जो राख शेष बचती है वह भूमि की उर्वरता में मिलकर उसकी उर्वरता को बढ़ा देती है। इस भूमि पर वर्ष में 2-3 फसलें ली जा सकती हैं। जब इस भूमि की उर्वरता कम होने लगती है तो कृषक इस भूमि को छोड़कर नई भूमि पर इसी प्रकार की फसल प्राप्त करते हैं। जो मैक्सिमम जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की जो झूम खेती का प्रचलन अधिक है। अगला जो वन विनाश का प्रमुख कारण है कि वनों का चारागाहों में परिवर्तन हो जा रहा है। विश्व के सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, खासकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में जो डेयरी फार्मिंग है उसकी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और उसके वृद्धि और विस्तार के लिए
वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाहों में बदला जा रहा है, तो जिससे भी वनों का काफ़ी ज़्यादा कटान हो रहा है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण हुआ है। आर्थिक विकास हेतु तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। उद्योगों को स्थापित करने हेतु वन काटकर जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन उद्योगों में जो कच्चा माल एवं ईंधन, प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। खनन के कारण भी जो जंगल हैं वो काटे जाते हैं। इसी प्रकार जो पैकिंग उद्योग है उसकी वजह से भी जो जंगल है उनकी कटाई होती है। अतिचारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वनों के विनाश में। जो विकासशील देश हैं वहाँ जो दुधारू पशुओं की संख्या तो बहुत अधिक है, परंतु जो उनकी उत्पादकता है काफ़ी ज़्यादा कम है। आवारा पशु विरल तथा खुले वनों में भूमि पर उगने वाली झाड़ियों, घासों और जो शाकी पौधे हैं उनको खा जाते हैं। साथ ही साथ ये अपने खुरों से भूमि को रौंद देते हैं, जिससे उगते पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा नए बीजों का अंकुरण तथा छोटे पौधों का प्रस्फुटन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कारण है वनाग्नि। प्राकृतिक कारणों या मानव जनित कारणों से वनों में आग लगने से वनों का तीव्र गति तथा लघुत्तम समय में विनाश होता है। वनाग्नि के प्राकृतिक स्रोतों में वायुमंडलीय जो बिजली है जो गिरती है वह भी सर्वाधिक प्रमुख है। अगला जो एक कारण है जो आपको संभवतः नहीं याद आएगा या नहीं लगेगा, क्या है, पॉवर्टी, जो निर्धनता होती है वह भी एक प्रमुख कारण है। वनोन्मूलन का एक कारण देश में निर्धनता की अधिकता भी है। भारतवर्ष जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत वन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं गौण उपजें हैं। अतः जनसंख्या के बढ़ने के साथ यदि गरीबी बढ़ती है तो भी जो वनों का उन्मूलन है वो बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है, क्योंकि बांधों के पीछे निर्मित बृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर वनों से आच्छादित जो भूभाग होता है वह जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है और वनों का ह्रास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो वन उन्मूलन है उसके प्रभावों के बारे में। वन उन्मूलन के प्रभाव को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। पहला क्या है, पर्यावरण का दुष्प्रभाव। प्राकृतिक संतुलन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः वन विनाश का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि का कटाव, बाढ़, सूखा, कम वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि वन विनाश का भी परिणाम होते हैं। पानी की भी कमी हो जाती है। वन पास की जलवायु को नर्म बनाकर बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। वन विनाश के कारण पानी की उपलब्धता कम हो गई है। वनों की कटाई से जन संतुलन बिगड़ जाता है। यही नहीं, वनों के खत्म होने से तालाब और कुएं भी सूख जाते हैं और वर्ष भर बहने वाले स्रोत भी बरसाती होकर रह जाते हैं। अगला जो प्रभाव है, मिट्टी का कटाव होता है काफ़ी। वनों की अनुपस्थिति में वर्षा का जल बिना किसी अवरोध से सीधे भूमि पर गिरता है, जिससे मिट्टी पर तीव्र आघात होता है और मिट्टी की क्षति होती है। यही नहीं, वनों में वृक्षों की जड़ें मिट्टी के नीचे तक जाकर मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता और भूमि की उत्पादकता बनी रहती है। परंतु वनों के विनाश के कारण मिट्टी की कटाव सुगमता से और अधिक तेजी से होता है। अगला प्रभाव है उपजाऊ भूमि की कमी। वनों के अभाव में बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे फसल एवं जान माल की बर्बादी होती है। साथ ही साथ देश की उपजाऊ मिट्टी समुद्र में चली जाती है। फलतः भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और उपजाऊ भूमि की कमी हो जाती है। इसके बाद जो अगला प्रभाव है, भूस्खलन। वनों की अत्यधिक कटाई से भूस्खलन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूस्खलन में जन एवं संपत्ति का आपात क्षति होता है। इसके आगे है वनोन्मूलन को या जो वन आपदाएं हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए। वनोन्मूलन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों को किया जाना चाहिए। वन प्रबंधन। वन उन्मूलन को रोकने के लिए समुचित वन प्रबंधन नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत वनों के पेड़ों की कटाई विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। कीट जीव वाले मूल पेड़ों की जगह प्रभावशाली ढंग से उपयोगी नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वनों पर विनाशकारी प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय घटकों जैसे भूमि, वन, पौधों में रोग आदि से वनों की रक्षा हेतु कार्यक्रम के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। वृक्षारोपण अधिक किया जाना चाहिए। किस स्थान पर विशेष आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार ही वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वन पौधों के स्थान पर फलों के बागान नहीं लगाना चाहिए। हिमालय के कई क्षेत्रों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में,
वनों को काटकर सेब की खेती कर स्थानीय जो पर्यावरण है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अगला जो है रोकथाम का उपाय, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी से अभिप्राय वन विकास की उस प्रणाली से है जिसके द्वारा समुदाय की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण तथा ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्ष कटाव के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बंजर भूमि, ग्राम समाज की पड़ती भूमि, नहरों, सड़कों एवं रेल लाइनों के दोनों ओर खाली पड़ी भूमि, विकृत वनखंडों में वृक्षारोपण किया जाता है। संक्षेप में जो सामाजिक वानिकी है उसके लाभ कौन कौन से हैं कि जो रिक्त पड़ी भूमि है उसका उपयोग हो जाता है, बेरोजगारों को काम मिल जाता है, मनोरंजन स्थलों का विकास हो जाता है, कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहायता मिलती है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, जो दूषित वातावरण उसकी स्वच्छता होती है और ग्रामीण शिल्पियों को भी काम मिलता है और गरीबों की आय में वृद्धि होती है। इसके बाद अगला है वन संरक्षण। वन विनाश को नियंत्रित करने के लिए वन प्रबंधन के साथ साथ वन संरक्षण भी आवश्यक है। इस हेतु सरकार को वन क्षेत्रों को अपने अधीन लेकर वनों की कटाई पर पूर्ण नियंत्रण लगा देना चाहिए। देश में वन सुरक्षा के अंतर्गत सरकार ने संवेदनशील वन पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है हमारा परिवहन मार्गों का विकास। वनों की सुरक्षा के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़क परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है जन प्रयास। वनों के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जब तक नागरिकों को यह एहसास नहीं होगा कि वन हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकता है तब तक जो वनोन्मूलन है वह नहीं रुकेगा। प्राचीन काल से भारत में वनों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। इसी से जो वनों का महत्व है स्पष्ट होता है। दुर्भाग्यवश जो जनसंख्या वृद्धि एवं अज्ञानता के कारण वर्तमान में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वनों के विनाश से उत्पन्न होने वाले गंभीर दुष्परिणाम के प्रति समय रहते हमें सचेत होना चाहिए एवं शासन को इस संबंध में एक निश्चित वन नीति निर्धारित करके लोगों को वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में जो चमोली में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन, होशंगाबाद का मिट्टी बचाओ अभियान तथा श्यामपुर प्रखंड की महिलाओं को लकड़ी न काटने का संकल्प अधिकार प्रयासों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वन विनाश के खिलाफ कई पर्यावरणीय नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे पश्चिमी घाट को बचाओ, बीमार हिमालय की रक्षा करो, अस्वस्थ गंगा को बचाओ। रेनी ग्राम की महिलाओं द्वारा वनों को विनाश के विरुद्ध चलाया गया जन आंदोलन और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई देशों में पहुंच गया। अमेजन बेसिन में वनों के बड़े पैमाने पर सामूहिक सफाई के खिलाफ भी व्यापक आंदोलन स्टार्ट हुए हैं। सन 1952 की वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब से वन महोत्सव स्टार्ट हुआ है? जुलाई 1952 से। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। वनों के बिना धरातल पर किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए जो वन संरक्षण है इसको सर्वोत्तम प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं? ये करते हैं वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वन क्या करते हैं? भूमि क्षरण रोकते हैं, सही बात। भू सतही जल को स्वच्छ कर भूमिगत जल भेजते हैं, भी सही है। जमीन की नमी बनाए रखते हैं, भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल क्या होता है? तो वन होते हैं। वनों से प्राप्त होने वाली गौड़ उपज क्या है? तो गोंद, लाख, शहद ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वनों से क्या प्राप्त होता है? तो कच्चा माल प्राप्त होता है, बेंत का फर्नीचर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किससे मिट्टी की जीवाश्म की प्राप्ति होती है? तो जो वृक्षों के भूमि पर गिरने वाली पत्तियां होती हैं उससे जीवाश्म की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश में समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम कितने भाग पर घना वनावरण होना चाहिए? कम से कम 1/3 एरिया पे। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेजी से विनाश हो रहा है? तो जो झूम खेती की जाती है उसकी वजह से वनों का काफ़ी तेजी से विनाश हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण वनों का तीव्र गति से तथा लघुत्तम समय में विनाश हो रहा है? तो जो वनाग्नि होती है उसकी वजह से। नेक्स्ट, गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, यह किसने कहा था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों के पीछे निर्मित बृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर किससे आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है? तो जो वन होते हैं वह डूब जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखो, पानी की कमी हो जाती है, मिट्टी कटाव होता है और भूस्खलन भी बढ़ जाता है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वनों के पेड़ों की कटाई किस ढंग से होनी चाहिए, तो एक विवेकपूर्ण ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी का लाभ क्या है, तो रिक्त पड़ी भूमि का व्यापक उपयोग हो जाता है, सही बात। कुटीर उद्योगों का विकास होता है, भी सही है। और दूषित वातावरण की स्वच्छता होती है, भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, तो ये वर्णन कहाँ मिलता है, ये मिलता है अग्नि पुराण में आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो अपना वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम वाला जो चैप्टर था उसको। अपने हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।